स्टूडेंट्स एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जो फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट दे रहे होते हैं उनके साथ भी, बाकियों के साथ भी एक मसला आता है कि सर ये जो फैक्ट बुक का कंसेप्ट है, ये हम किसी से मांग लें, किसी से परचेज कर लें, टाइम हमारे पास कम होता है, इतना सारा जो डेटा है उसको हम यूज कैसे करेंगे। सही, तो ये सारी जो बातें हैं आज हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। ठीक। सबसे पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि जी फैक्ट बुक का मतलब क्या था, फैक्ट बुक होती क्या है। बहुत सारे लोगों ने इसको एक गलत तासुर दिया है कि इसके अंदर सिर्फ परसेंटेजेस, इसके अंदर डेवलपमेंट्स लिखी हुई होती हैं। राइट। हालांकि फैक्ट बुक में क्या है कि फैक्ट बुक में आप थ्योरी भी लिखेंगे, आप जो है इसके अंदर कोई एक आधी बुक का रेफरेंस भी लिखेंगे, तो बेटा ये खुद बनानी है आपने। ठीक है। अब ये खुद कैसे बनती है ये, आप एक डायरी परचेज कर लें या कोई रजिस्टर ले लें। मुझे डायरी पसंद है, इस वजह से मैं डायरी लेता हूँ। अब आप क्या करेंगे, ये डायरी जो होगी ना आपकी, इसके अंदर आप अनलिमिटेड चीजें लिखेंगे। जैसे आपने कोई एक फ्री क्लास ले ली किसी टीचर की, ठीक है, उसमें उन्होंने कोई एक आधी कोई बात बोल दी, वो आपने अपने पास हेडिंग लगाई कि जी ये टॉपिक है और इस पे ये 4 लाइनें जो है मुझे पता है, 1 2 3 4, दैट्स इट। फिर किसी से दूसरी बात सुनी, कभी कोई मैगजीन पढ़ लिया, कभी कोई थ्योरी, और ये चलते फिरते आपने अपनी डायरी को अपडेट करना है। और ये सारा कुछ जो आप लिखेंगे वो हम अपने पेपर में यूटिलाइज करेंगे। बात समझ में आती है? ना कि आप किसी सीएसपी का वेट करेंगे कि जी वो हमें फैक्ट बुक बना के देंगे तो हम उसमें से याद करेंगे। बेटा जितना तुम अपने हाथ से खुद लिखोगे ना, उतना याद रहेगा तुम्हें, ये तुम्हारी मसल मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताई इतनी सारी चीजें कि आप जो है वो एचएसएम ग्लोबल फ्री मैगजीन है, आप जो है नियर पियर पे जाएं, फ्री में है। इसी तरह से ये जो सेमिनार्स हो रहे होते हैं ना, मतलब जिसके अंदर वो डेमो क्लासेस जो है ना, अक्सर लोग फ्री लिंक भेजते हैं, अगर टाइम है तो वो अटेंड करें और देखें कि टीचर बता क्या रहा है उसके अंदर। ठीक है। टीचर उसमें कुछ ना कुछ काम की बात अगर बता रहे हैं तो उसको भी अपनी डायरी में डालें, दिस इज योर फैक्ट बुक, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं, खुद बना लें। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी जनरल बात बताता हूँ यहाँ पे। जैसा हम लिखते हैं रिकमेंडेशंस में, अब आप खुद फैसला करिएगा कि कौन सी वाला पार्ट सही है। अब रिकमेंडेशन में मुझे ये बात लिखनी है कि गवर्नमेंट के इदारे इंटरफेयर नहीं करें एक दूसरे के काम में। ठीक है। मैं ये लिख रहा हूं, आपको पता है 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर किसी भी चीज को XYZ अपने सही चलाना है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जी एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेशन और जुडिशरी के काम में इंटरफेयर ना करें। बात समझ में आती है? जी बताइएगा, ये बात क्लियर हो गई? गुड। अच्छा, तो सर अब हम इसको ऐसे लिखने लगे हैं, बात यही करूंगा मैं यूं लिखता हूं, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is in which legislative, executive and judicial power are separated as per the idea of Montesquieu in separation of powers. अच्छा, अब देखो ऊपर वाली बात भी मैंने की, ये वाली बात ना जनरल रिकमेंडेशन के भाई एग्जीक्यूटिव इनके कामों में इंटरफेयर ना करें। दूसरी वाली में मैंने क्या लिखा है कि गवर्नमेंट की फॉर्म ही ऐसी हो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेटेड हो। और ये बात किसने कही? मोंटेस्क्यू ने कही है। ये मोंटेस्क्यू की थ्योरी है बेटा, सेपरेशन ऑफ पावर्स की। अब मुझे बताओ
कि एग्जामिनर को तुम्हारी कही भी बात पसंद आ रही है या उसको वो मोंटेस्क्यू की बात पसंद आ रही है। इट्स ऑब्वियस कि सेकंड वाली बात है। पॉइंट क्लियर हुआ कि जस्ट एक चीज को अलग तरीके से बयान करना है आपने। ये जो रिकमेंडेशन है ये 10,000 बच्चा देगा। 10,000 बच्चा सीएस में बैठेगा, पेपर देगा सीएसएस के अंदर, वो यही रिकमेंडेशन देगा कि जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन एक जो कैंडिडेट पढ़ लिख कर आएगा, उसने किताबें पढ़ी होंगी, उसे पता होगा कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा है, वो इधर से लिंक करेगा कि जी देखें जैसे मॉन्टेस्क्यू ने कहा ना वैसा होना चाहिए। इट शोज इट्स स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेशन। ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया ये। तो आपने इन चीजों को इस्तेमाल करना, ये आपके टूल्स होते हैं। ये मैंने अपनी फैक्ट बुक मतलब अपनी डायरी खोली हुई है, तो उसमें से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको अभी स्पेशल के अंदर किया है। और हर जगह पे ही तकरीबन मैंने बुक का रेफरेंस दिया है और उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं और मैं आपको दो चार और मजीद चीजें बताता हूँ इसके अंदर जो आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर एक टॉपिक उठाते हैं, अच्छा जी, रिच एक्सप्लॉइट्स पुअर। ठीक है। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है कि तुम दुनिया जान में हर जगह लगा दो। ये वैसे तो मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा था उसको कम्युनिज्म का, कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है कम्युनिज्म वाली, उसके अंदर वो एक ही बात बोलता है कि रिच एक्सप्लॉइट्स पुअर। अमीर आदमी गरीब आदमी को एक्सप्लॉइट करता है दुनिया के अंदर, और ये कैपिटलिज्म है। ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे ना कि जी कैपिटलिज्म बता दो मुझे, कैपिटलिज्म मुझे बता दो एक जुमले में। दुनिया में दो निजाम राइज हैं इस टाइम पे ना, एक कैपिटलिज्म होता है, एक कम्युनिज्म या सोशलिज्म होता है। कैपिटलिज्म वो जो अमेरिका में किया जाता है, जो पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म है सिवाय रशिया चाइना के और नॉर्थ कोरिया के। ठीक है। तो वो अब कैपिटलिज्म में क्या है, रिच एक्सप्लॉइट्स पुअर। इसकी मिसाल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जो फैक्ट्री ओनर है, फैक्ट्री ओनर जो है उसके बच्चे जो हैं वो डिफरेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और उसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर जो है वो 3 वक्त की रोटी को तरसता है। इसका जो ओनर है वो जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, और ये जो पुअर है वो बस के अंदर घूम रहा है। तो बेटा ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम ही बनाया गया, ये सिस्टम ही फ्लॉड है। ठीक है, जिसमें अमीर और गरीब की डायकोटोमी आ जाती है, ये कैपिटलिज्म है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें सबकी प्रॉपर्टी बराबर हो। ठीक है। इसमें कोई अमीर गरीब की बात नहीं होनी चाहिए कि जी एक शख्स है, 1 लाख रुपए हैं जी या 10,000 रुपए हैं, इसको डिवाइड करना है अमंग 10। ठीक है। तो तमाम 10 के पास 1-1 हजार होने चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल होगी, एक शख्स को एक घर से ज्यादा रखने की इजाजत ही नहीं होगी। राइट। तो अगर आप देखें रिच एक्सप्लॉइट्स पुअर, तो इस जुमले को आप लगाएंगे दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, और आप सिर्फ एक बात लगा देंगे, एज पर द सेइंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स, खत्म। क्योंकि आपने कोई भी ऐसा अटेम्प्ट करना है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, पाक अफेयर में लिखना है कुछ भी, तो आप वहां इस सिस्टम की बात करेंगे। इकोनॉमी की जब भी बात आएगी तो आप इस बात को कनेक्ट करोगे बेटा यहां से कि जी जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। राइट। जिन बच्चों का जेंडर स्टडीज है तो वो लिखेंगे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्यों होते हैं, पैसे की वजह से। पैसे का मसला क्यों आता है, कैपिटलिज्म की वजह से। पॉइंट क्लियर हो रहा है। यही सवाल इस्लामियत में आएगा। मैं क्या बताता हूं उसको कैसे हैंडल करना है। यही चीज आपकी इस्लामियात में आएगी कि बट देयर आर टू सिस्टम्स,
कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, बट इस्लामिक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, जिसमें रिबा नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आपने एक ही बात को 10 जगहों पे लगाना है। अच्छा, अब सवाल ये आया कि करंट अफेयर में कोटेशन कैसे दें। बेटा, करंट अफेयर्स की कोटेशन आपकी इस तरह से चलेगी कि आपने उसके उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बात करनी है। ठीक है, आप उसके कॉन्टेक्स्ट में, मैं देखता हूँ कि मेरे पास इसका भी कुछ ना कुछ होगा लाजमी, तो उसके अंदर आप लिखेंगे, जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कोई, अभी रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका, लेट सपोज इसराइल और पैलेस्टीन पे सवाल आ जाता है। ठीक है, ये आ भी सकता है करंट अफेयर में, एज लॉन्ग एज कोई ट्रूस व्रूस साइन ना हो जाए। इसराइल पैलेस्टीन के ऊपर अगर आपके पास सवाल आता है, तो आप इसके अंदर इसको डिस्कस इस तरीके से कर लीजिएगा। जाहिर है कोटेशन, जाहिर है आप अभी रिसेंट की तो नहीं डाल सकते क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, तो आप इस तरह से लिखेंगे, किलिंग द फ्लावर्स विल नॉट डिले स्प्रिंग। ये बहुत बेहतरीन कोटेशन थी कि अगर आप फूलों को जो है वो मार देंगे, तो लेकिन आप बाहर के मौसम को नहीं रोक सकते। ये जी रेफ्यूजी कैंप में एक बंदा है, उसने कही थी ये बात, राइट। तो जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर के लिहाज से जी नेतन्याहू की कोटेशन देनी है या हमास के लीडर की कोटेशन देनी है, नो। आपने उसको कनेक्ट करना है कि जी वो मार रहे हैं, तो आपने ये कोटेशन लगा ली बीच में, और इससे एक बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। ये बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है ये बातें? गुड। बाकी रैंकिंग्स वगैरह तो देखो, जहां जहां से तुम पढ़ोगे तुम्हें रैंकिंग मिल जाएगी। रैंकिंग का कोई इतना मसला नहीं होता कि ना वेबसाइट से निकालनी होती है बेटा। रैंकिंग्स जो भी होंगी ना, वो आपको मिल जाएंगी, हर जगह से मिल जाती है, उसकी टेंशन नहीं है। अच्छा, कुछ डेटा ऐसा है जो कि आप हर जगह यूज कर सकते हो, जैसे अगर मुस्लिम वुमेन की बात आती है और उसको हमें एजुकेशन से लिंक करना हो, ठीक है, मुस्लिम वुमेन और एजुकेशन से आपने लिंक करना हो, तो इसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि फातिमा अल फित्री। ठीक है, फातिमा अल फित्री कौन थी? इन्होंने 859 एडी में इन्होंने क्या की थी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी। ठीक है, मोरक्को में, मोरक्को इस्लामिक कंट्री है, वहां पे इन्होंने ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई थी। ठीक है, जिनको नहीं पता वो इसको नोट डाउन कर लें, जिन्हें पता था तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा बात हो जाती है। ठीक है बेटा, अब ये जो बात है, सर अगर कोर्ट याद हो लेकिन नाम याद ना हो किसने बोला, फिर इसको कैसे करें? एनोनिमस कर दो, या जस्ट ऐसे लिख दो, एज पर द सेइंग्स। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम थोड़ी चीजें करेंगे ना, हम थोड़ी चीजें याद करेंगे और हम उसी को डिफरेंट जगहों पर पुट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये वाली बात है आपकी कि जब भी विमेन, देखिए विमेन का तो हर जगह आएगा, चाहे कोई भी पेपर हो विमेन से रिलेटेड आता है। ठीक है, और विमेन का एक एस्पेक्ट ये भी है कि उनकी तालीम का मसला है। तो जब भी आएगा तो आप ये एग्जाम्पल देंगे कि देखें जी, जैसे फातिमा अल फित्री ने आपकी यूनिवर्सिटी बना दी बीइंग अ फीमेल, तो हम ये क्यों कह सकते हैं कि जी औरत जो है वो कमजोर है? सबसे पहले आपके पास अगर ऐसे आता है कि जी विमेन आर वीक, तो आप डिनाई करें नहीं, विमेन वीक कैसे है? तो जो लोग उनको एजुकेशन से रोक रहे हैं, तो वो ये भी देखें। तो आज लास्ट स्लाइड में क्या था बेटा? ये तो रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्ड मैंने कर लिया ये। एजुकेशन से रोक रहे हैं तो जी वो भी फातिमा अल फित्री की जो एग्जाम्पल आप उसमें डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप इसी डेटा को इस्लामियात, जी जी, आप इसको इस्लामियात में यूज करेंगे, आप इसी डेटा को जो ऐसे में लगाएंगे। सिमिलर डेटा विल बी यूज इन पाक अफेयर्स, जेंडर, क्रिमिनोलॉजी में आप यूज करेंगे कि जितने पढ़े लिखे लोग होंगे उतना क्राइम कम होगा।
तो ये देखें, एक एग्जाम्पल हम यूज करते हैं, एक बार याद किया इसको और उसको आपने डिफरेंट जगहों पे पुट करना है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो भी आप हर जगह लगा सकते हो। अब जैसे यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि आपके जो एजुकेशन का बजट हो ना, कहता है कि एजुकेशन बजट आपका वो होना चाहिए 4% ऑफ जीडीपी, ठीक है। लेकिन आप कितना यूज करो, आप लगाते हो 1.77%, विच मीन्स कि जो सेट स्टैंडर्ड है हम उनसे काफी नीचे हैं। अब आपके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी है, बस कुछ भी लिखना, आप इससे 2 पेजेस लिख सकते हो। आप किस तरीके से बताओगे कि जी पाकिस्तान में एजुकेशन का स्टैंडर्ड दिन ब दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जहां आप लिखते हो ना बजटरी एलोकेशंस, कि जी पाकिस्तान में बजट कम है, तो वहां पे आप इस तरह से मेंशन करोगे कि एज पर द यूनाइटेड नेशंस, एज पर यूनाइटेड नेशंस education budget should be 4% of the GDP, but in Pakistan it always remain between 1.5 to 2%, and currently it is 1.77%, which portrays a poor story, yes, sorry states of affairs, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जहां जहां एजुकेशन की बात आएगी आप वहां पे ये बातें लिखोगे, चाहे गवर्नेंस की बात आ जाए, चाहे आप इस्लामोफोबिया की बात करें, चाहे आप टेररिज्म की बात करें, आप वहां पे ये बातें करेंगे कि कैसे उस मुल्क के अंदर तरक्की आएगी कि जिसका बजट ही इतना कम है, जिसने जो एजुकेशन को वैल्यू ही इतनी कम देता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जस्ट दिस सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन 4 to 5 डिफरेंट पेपर्स। तो आपको वो अपने दिमाग से एक चीज निकालनी है कि जी फैक्ट बुक मैगजीन पढ़ना है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थोड़ी हो आपके पास, लेकिन आपको चलानी आए। आपको जी AK-47 भी दे दी जाए, 9mm भी दे दी जाए, ग्रेनेड भी दे दूं मैं आपको, लेकिन मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, असलहा बहुत है आपके पास, आपको चलाना ही नहीं आता। तो यहां पे हमारी इन क्लासेस में कोशिश होती है कि आपको जो थोड़ा सा है ना मामला, उसमें चलाना सिखाएं। एक चीज को आप बेटा किधर किधर इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हो रहा है? स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 1973 के, दे आर हार्ड टू लर्न, ठीक है ना, हम हर चीज को याद नहीं कर सकते। 1970 ट्रू, ऐसे ही है, लेकिन उसमें से हमें पता तो हो कि कौन से आर्टिकल बात क्या करते हैं। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि आर्टिकल 8 to 28 टॉक्स अबाउट किस चीज की बात करता है। 8 to 28 पढ़ा है आप में से किसी ने? ये वन वर्ड आंसर है इसका, ह्यूमन राइट्स, वेरी गुड, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। अब आपने इसी को बनाना है कि जी एज the Constitution of 1973 have articles 8 to 28 talks about human rights, but in reality we don't have human rights। तो जब तुम इस बात को ऐसे हाईलाइट करके लिखोगे तो इसका तुम्हारा एक वैलिड आर्ग्यूमेंट भी हो गया, प्लस उसको पता चल गया तुम्हारे पास नॉलेज भी है, और तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यू डोंट नीड टू लर्न इट। हाँ, जैसे आर्टिकल 25A है तो वो तुम्हारी जबानों पे होना चाहिए कि आर्टिकल 25A क्या है, वो रिलेटेड टू एजुकेशन है, ठीक है। कि आर्टिकल 25A क्या है जी, कि आप जो है वो 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चे को जो तालीम होगी ना वो स्टेट की होगी, मतलब स्टेट देगा, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं आपकी, ये आप लिखेंगे कि वी शुड या गवर्नमेंट शुड implement Article 25A in order to educate its citizens। और फिर आप इसी तरीके से लिखेंगे इसके अंदर
कि जी गवर्नमेंट का फेलियर भी यही है कि आर्टिकल 25A हमें कहीं नजर ही नहीं आता, इसकी इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आती। ठीक है, फिर जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं जी कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी आप लिख दें कि जी जैसे कि आर्टिकल 19 में है, लेकिन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती ही नहीं है। तो यू नीड दीज आर्टिकल्स, इनके नंबर, ताकि आपकी बात में वजन पैदा हो। एंड सिमिलरली कि एक ही चीज को आपको 10 जगह पे, आपके 12 पेपर है ना बेटा, अगर प्रेसी का पेपर हटा भी दिया जाए तो ऐसी चीजें तैयार करनी है जो आप 11 जगह पे लगा सको। ठीक है, तो डेटा वो हो जो तुम्हारे 11 पेपर्स में तुम्हारे काम आ रहा हो। सीएसएस का नाम ही इंटरडिसिप्लिनरी है। ये एक सब्जेक्ट की चीज दूसरे में लग रही होती है इसके अंदर। इस्लामोफोबिया अगर तुम करंट अफेयर्स के हिसाब से तैयार कर रहे हो तो वही इस्लामोफोबिया अगर इस्लामियात में आ जाएगा तब तुम क्या करोगे? अगेन यू हैव टू मोल्ड इट। मैं दिखा देता हूँ बेटा, मैं दिखा देता हूँ। असल में वो एक तसलसल से चीज चल रही है ना मोमेंटम में, फिर मैं पीछे जाऊंगा ना तो फिर क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा उसमें। जैसे क्लास टाइम की एंडिंग हो रही होगी मैं आपको सारे एक रिव्यू दे देता हूँ चीजों। ठीक है, अच्छा जी। सो अब कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जो कि एग्जाम में आ भी सकती हैं और आपने यूज भी करनी है, जैसे इंफॉर्मेशन स्टॉर्म। कि दिस एज जो आज की 21st सेंचुरी है, इसको आप कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन स्टॉर्म है। राइट, अभी आप व्हाट्सएप उठाएं तो इंफॉर्मेशन मिल रही है, फेसबुक खोलें तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या कर रहा है? ये सब आपको इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं, बट ये इंफॉर्मेशन स्टॉर्म है बेटा। ये आपको मिसलीडिंग कर रहा है, ये मिसलीड कर रहा है ये। ठीक है, अब जहां जहां भी आपने रिकमेंडेशन देनी है, जहां कॉजेज बताने किसी भी चीज के, तो जहां भी मीडिया की बात आएगी, तो जहां बाकी बच्चे लिख रहे होंगे ना कि जी दिस एज इज ऑफ मीडिया एंड मीडिया इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, वहां पे आप यूज करेंगे कि दिस सेंचुरी कैन बी सेफली टर्म्ड एज द सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टॉर्म। और इंफॉर्मेशन स्टॉर्म को लिख के आप डाल दें इसको इन्वर्टेड कॉमास में। नाउ इंफॉर्मेशन स्टॉर्म से एग्जामिनर समझ जाएगा कि दिस पर्सन हैज समथिंग एक्स्ट्रा फॉर मी। ठीक है, ये प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो बहुत सारे लोग लिखेंगे। आपने ये बात लिखनी है इंफॉर्मेशन स्टॉर्म है जी, कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, और इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि मैं हर दफा अपनी वीडियो में ये बात कहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो इसमें फेल होते हैं एग्जाम्स के अंदर, या स्टूडेंट जो एंड तक जाते जाते मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी के शिकार होते हैं, वो नॉट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वो होते हैं कि जी टू मच इंफॉर्मेशन आ जाती है उनके पास। एक सब्जेक्ट की एक किताब रखो बस काफी है। हाँ, एक सब्जेक्ट की 10 रखोगे तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ इसराइल और पैलेस्टीन इशू। राइट, अभी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि आप सब अगर जो 2025 वाले हो या 24 वाले हो, आपको पता है कि जी इसराइल पैलेस्टीन इशू आएगा, हमें भी पता है जी आया ना, पढ़ लें। लेकिन जब इसराइल पैलेस्टीन इशू आता है, उसके अंदर डायमेंशंस होती हैं। एक बच्चे ने जी किसी टीचर से पढ़ा, ठीक है, उसने फिर मैगजीन खोला तो वही इशू आ रहा है, टीवी में देखा, डॉक्यूमेंट्री में देखा। अब क्या होता है कि इसमें ना चीजें ऐड ऑन होती हैं, हर कोई कुछ ना कुछ बात बता रहा होता है। तो बेटा तुम्हें इसराइल पैलेस्टीन इशू के ऊपर कोई पीएचडी थीसिस नहीं करना है कि तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन हो इसके बारे में। यहां पे आपको एक टीचर की नीड होती है। फिर बात समझ रहे हो कि इसराइल पैलेस्टीन इशू तुम बना लो 10 पेजेस का, लेकिन तुम जब मुझसे बात करोगे मैं उसमें कोई नई चीज डलवा दूंगा, तुम्हें नहीं बेटा ये तो तुमने लिखा ही नहीं। कोई और होगा मैगजीन में, कोई फ्री सेमिनार लोगे कहीं किसी से पढ़ोगे तो वो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन को इसमें ऐड ऑन करवाएगा। तो तुम्हें करंट अफेयर का एक ही टॉपिक तैयार नहीं कर पाओगे तुम अगर इस तरह चलोगे। तो हमें क्या करना होता है, हमें इंफॉर्मेशन स्टॉर्म से बचना है, और हमें क्या करना है, रेलिवेंट चीजों की तरफ आना है कि सर इसमें बता दें कि जी रेलिवेंसी क्या है।
वो पूछेगा क्या, कौन सी कोटेशन लगानी है, कि अगर मैंने इसमें कोई इस्लामियात की हदीस या कोई आयत लगानी है तो किस पॉइंट पे लगाऊं। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को। इसी तरीके से व्हेन यू स्टडी अबाउट पाकिस्तान कि 1947 से 2023 तक पाकिस्तान के हालात कैसे थे, राइट, जिसे हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, या पूरी हिस्ट्री अगर हम पढ़े 1947 से 2023 तक। अब उसमें भी क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा ज्यादा चीजें पढ़ रहे होते हैं, बट आप इसको समराइज करेंगे, मैंने कितनी किताबों के अंदर इसको पढ़ा, उसके बाद मैंने इसकी ये कंक्लूजन निकाली है कि जो अयूब खान का दौर था, आप उसको सेफली टर्म करेंगे एज द डेवलपमेंट, नॉट टॉक अबाउट इट कि जी अयूब खान का दौर था उसको हम डेवलपमेंट, बिकॉज एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड कि तुम अयूब खान के दौर में एक एक चीज उसको बता रहे हो, क्योंकि हिस्ट्री तो हमारे पेपर में अब नहीं पूछता, लेकिन फिर भी बतानी होती है। तो आप सिंपली ये बताएंगे जी इनके दौर में क्या हुई, डेवलपमेंट हुई, हमारा जीडीपी बढ़ा, हमारा ग्रोथ रेट ऐसा था, फलाना फलाना सारा। जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो की बात आएगी तो टर्म करेंगे एज नेशनलाइजेशन। जब तुम इस तरह से लिखोगे कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो रूल या एरा कैन बी टर्म्ड एज द एरा ऑफ नेशनलाइजेशन, दैट्स इट। एग्जामिनर को यही समझ में आ गई है कि जी इस बंदे ने यहां पे ये बात कर दी है। आई स्कोर्ड 56 इन पाक अफेयर्स 2021 में। पाक अफेयर्स में 56 का जो रीजन था वो यही था कि मेरी जो हेडिंग थी ना बेटा, उसमें मैंने मेन मेन बातें की हुई थी। ठीक है, कि जी एरा ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, द एरा ऑफ नेशनलाइजेशन। एग्जामिनर को ये चीज पढ़नी थी बस, और इसी तरीके से हर सवाल में जहां जहां मुझे मौका मिलता गया मैंने उस पार्ट को इनकॉपरेट करवाया वहां पे। नाउ ट्राई ट्राई करो कि एक इंफॉर्मेशन को तुम 10 जगहों पे कैसे लगा सकते हो, यही गेम है बस। ठीक है, हमारे पास अभी 7 मिनट है, तो मैं एक आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ इसका, कि एक इंफॉर्मेशन आपके सामने जो है मैं उसको अलग अलग जगह लगाता हूँ, और फिर लेट्स सी। जब कोविड 19 आया था, द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग स्टेट श्रंक बाय 5%, कि वर्ल्ड बैंक ने कहा। बेटा ये स्टैट हो गया ना एक। ठीक है, ये एक फैक्ट फिगर आ गया मेरे पास। अब मुझे यही फैक्ट फिगर डिफरेंट जगहों पे लगाना है। इफ मैं इसी को अगर किसी पॉलिटिकल लेवल पर लगाऊं, तो पॉलिटिकल लेवल पे मैं क्या बात कर सकता हूँ कि जी जब से कोविड 19 आया था तो इकोनॉमी गिर गई। जब इकोनॉमी गिरती है ना, तो आपकी गवर्नमेंट परेशान हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट आपकी इनस्टेबल हो जाती है। गवर्नमेंट इनस्टेबल होती है तो इट कम्स अंडर द ट्रैप्स, ट्रैप्स ऑफ आईएमएफ, ट्रैप्स ऑफ पाटफ, कि वहां पे एक्टिविटीज डिफरेंट स्टार्ट हो जाती हैं। तो पॉलिटिकली ये मसाइल हमारे सामने आए तो हमने इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को बेटा कनेक्ट कर दिया किससे, पॉलिटिक्स से। ठीक है, यही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर मुझे सोशल लेवल या सोसाइटी के ऊपर लगाना है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई जब ये कोविड 19 आया तो महंगाई बढ़ गई, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, लोगों ने होर्डिंग्स की हुई थी, सामान को रोका हुआ था। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इंडस्ट्री बंद थी, तो इन्फ्लेशन आया। इन्फ्लेशन से क्या हुआ कि जी अनएम्प्लॉयमेंट हुई। जब अनएम्प्लॉयमेंट हुई तो जी जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ गए, क्राइम बढ़ गया। तो ऑन एंड सो फोर्थ के मैंने अपनी एक ही बात को, यही आर्ग्यूमेंट को मैंने सोशल लेवल पे भी यूज करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से करके मैं इसको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर जगह से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। बात समझ में आती है।
होप्स हो कि मैंने इस क्लास के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बता दी होंगी और आपको एक आइडिया क्लियर हुआ होगा कि किसी सीएसपी से फैक्ट बुक नहीं खरीदनी है भाई आपने। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी सीएसपी के पास जाके आपने कोई फैक्ट बुक वगैरह कुछ परचेज नहीं करनी है, आपने सब कुछ अपना बनाना है। किसी को भी मैसेज करके नोट्स ना मांगो। मेरे पास भी बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स दे दें, तो अगर आप मुझे मैसेज करके कहते हो कि सर हमें ना जेंडर के नोट्स दे दें, तो मैं आपको सारे नोट्स भेज दूंगा जितने मेरे पास हैं। बट आई गारंटी यू कि आप नहीं पढ़ते। जब तुम्हें पता चल गया कि सर ने 4 नोट्स भेज दिए 300-300 पेजेस के, मैं क्या पढूं। असल चीज नोट्स हासिल करना नहीं है, असल चीज गाइडेंस है। ठीक है, असल चीज ये है कि क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये है गेम सारी। सही है। अच्छा जी, इसको क्विकली एक समराइज कर लेते हैं चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप 24 के कैंडिडेट हो या 25 के कैंडिडेट हो, बेटा एक डायरी लाजमी रखो, जैसे कहते हैं ना आपकी पर्सनल डायरी होती है वो। चलते फिरते उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करो। ठीक है, ये मैंने कुछ फ्री रिसोर्सेज बता दी थी आपको, एचएसएम ग्लोबल, नियर पियर, और ये जो फ्री डेमो के सेमिनार्स हो रहे होते हैं या क्लासेस हो रही थी ना, वो जब आप लेते हैं तो उसमें से काम की बातों को अपनी डायरी में लिखें। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि जब भी आप लिखते हैं ना, तो आपकी लिखने का स्टाइल मैटर करता है। वो कैसे मैटर करता है कि एक स्टूडेंट अगर लिखता है कि दी एग्जीक्यूटिव शुड नॉट इंटरफेयर इन वर्क ऑफ लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी, दैट्स इट, ये बात ठीक है, लेकिन इस बात में वजन नहीं है। ठीक है, इस बात में वजन नहीं है। लेकिन अगर दूसरा कैंडिडेट लिखता है यही बात, वो यूं लिखता है कि जी जैसे मॉन्टेस्क्यू ने कहा सेपरेशन ऑफ पावर्स में, तो पाकिस्तान का लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग काम करें ना। ये वाली बात जो है वो सुन के भी अच्छी लग रही है, इसमें आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रांग है और मैंने उसमें थ्योरी भी रिलेट कर दी है। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जी रिच एक्सप्लॉइट्स पुअर, ये जो आप मैनिफेस्टो अगर कभी पढ़ना हो, इत्तेफाक आपका रेड कलर की बुक है, छोटी सी बुक है, ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से ना, कार्ल मार्क्स। इसके अंदर बड़ा उसने एक फेमस जुमला भी कहा हुआ है, द स्पेक्टर ऑफ कैपिटलिज्म इज हॉन्टिंग द यूरोप, और इस तरह की बातें, ये बहुत मशहूर है इसका। तो अगर आपको इसका पढ़ने का इत्तेफाक हो तो वहां एक ही चीज आपको इसी कंक्लूजन मिलेगी, दैट रिच एक्सप्लॉइट्स पुअर। ठीक है, वो मैंने बताया कि आप कैपिटलिज्म को कैसे जो है वो यूज करेंगे डिफरेंट जगहों पे। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर अभी इसराइल फलस्तीन चल रहा है, या करंट अफेयर्स में कैसे कोटेशन लगाते हैं, तो वो मैंने वहां पे मिसाल दे दी आपको। फातिमा अल फित्री की मिसाल दी गई कि इन्होंने जी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई थी। ठीक है, मतलब फीमेल होके यूनिवर्सिटी बना रही है ये। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि जी यूएन ने 4% कहा है हर कंट्री को कि आपका एजुकेशन का बजट हो, बट पाकिस्तान का 1.77 है, विच शोज कि हम सीरियस नहीं है। ठीक, उसके बाद बात की गई कि आर्टिकल 8 से 28 बात करता है ह्यूमन राइट्स की, और 25 ये कहता है कि एजुकेशन गवर्नमेंट देगी, लेकिन गवर्नमेंट इसको भी इम्प्लीमेंट करने में फेल हो चुकी है। उसके बाद हमने बात की कि आज की सेंचुरी जो है वो इंफॉर्मेशन स्टॉर्म कहलाती है। इंफॉर्मेशन स्टॉर्म क्यों है वो मैंने आपको मिसाल दे दी कि अगर इसराइल फलस्तीन आप पढ़ने बैठेंगे तो आप इसको पूरा कर ही नहीं सकते, बिकॉज 10 जगहों से 10 डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। राइट, फिर आपको सिखाया गया कि हिस्ट्री के अंदर एग्जामिनर को आपने हेडिंग में ही कैसे बात बता देनी है पूरी के पूरी, जिसे कहते हैं ना, आपने सीएसपी के इंटरव्यू सुने होंगे कि जी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग होती है, तो वो मैंने आपको सिखाया कि जो मैंने भी यूज की एग्जाम्स में और आप भी करेंगे। एंड फाइनली आपको सिखाया गया कि कोविड-19 का एक आर्ग्यूमेंट आप डिफरेंट जगहों पे कैसे यूज करते हैं। ठीक हो गया, आज के लिए इसको इतनी रखेंगे। रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। बाकी किसी का कोई सवाल तो व्हाट्सएप कर लें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।